दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब ने दिया इजरायल को बड़ा झटका। मुंह ताकते रह गए नेतन्याहू। ग्रीस से जाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल इजरायल की जगह सीरिया को ट्रांजिट। क्या है मोहम्मद बिन सलमान का मकसद, जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप का घमंड, रद्द किया टैरिफ। सुप्रीम कोर्ट बोले ट्रंप को कोई अधिकार नहीं। और इसी के साथ आपको बताएंगे, ब्रिटेन के मिलिट्री अड्डे से ईरान पर हमले का प्लान बना रहे थे अमेरिका, लेकिन ब्रिटिश पीएम ने कर दिया साफ इनकार। ईरान भी दी थी तबाही की धमकी। ट्रंप को एक और झटका। और साथ में जापान में शहर का वाटर सिस्टम सुधारने के लिए सिर्फ एक शख्स ने दान किया 21 किलो सोना। सभी हैरान। तो सभी खबरें बिल्कुल आसान भाषा में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, सऊदी अरब ने इजरायल को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद नेतन्याहू की सरकार मुंह देखते रह गए। खबर है कि वो ग्रीस तक जाने वाली अपनी फाइबर ऑप्टिक केबल परियोजना में इजरायल की जगह सीरिया को ट्रांजिट देश बनाना चाहता है। यानी केवल अब इजरायल से होकर नहीं, बल्कि सीरिया के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचे। यही रियाद की नई शर्त बताई जा रही है। इससे साफ है कि इलाके की सियासत बदल रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही गाजा में इजरायल की कार्रवाई की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। वहीं सऊदी अरब और यूएई के बीच भी यमन, सूडान और लाल सागर को लेकर मतभेद चल रहे हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट ईस्ट डू मेड डेटा कॉरिडोर यानी ईएमसी के नाम से 2022 में शुरू हुआ था। इसमें सऊदी टेलीकॉम कंपनी एसटीसी और ग्रीस की बिजली कंपनी पीपीसी जैसी कंपनियां शामिल हैं। मकसद है खाड़ी देशों को यूरोप से हाई स्पीड डेटा के जरिए जोड़ना, खासकर तब जब ये देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं में बड़ा रोल निभाना चाहते हैं। पहले योजना थी कि केवल सऊदी अरब, जॉर्डन और इजरायल से होकर ग्रीस पहुंचे, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद हालात बदल गए, क्योंकि इजरायल की इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूह ने नरसंहार जैसा बताया। इसके बाद सऊदी इजरायल सामान्यकरण की बातचीत भी ठंडी पड़ गई। अब रियाद सीरिया को दोबारा क्षेत्रीय ढांचे में मजबूत करना चाहता है। हाल ही में सऊदी टेलीकॉम ने सीरिया के टेलीकॉम नेटवर्क में लगभग $800 मिलियन निवेश की घोषणा की है, ताकि 4500 किलोमीटर लंबा फाइबर नेटवर्क बिछाया जा सके। साफ संकेत है, सऊदी चाहता है कि सड़कें, केबल और कारोबार सीरिया के रास्ते गुजरें। ग्रीस भी खुद को यूरोप और मध्य पूर्व के बीच एक टेक और एनर्जी हब के रूप में स्थापित करना चाहता है, लेकिन एथेंस के इजरायल से करीबी रिश्ते हैं, खासकर तुर्की के साथ समुद्री विवादों के कारण। ऐसे में अगर सऊदी की नई योजना में इजरायल बाहर होता है तो ग्रीस को संतुलन साधना मुश्किल हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रीक और सऊदी बैंकों ने 60% फाइनेंस देने का समझौता किया है। 2023 में ईएमसी फ्रांसीसी कंपनी अल-काटेल सबमरीन नेटवर्क के साथ समुद्र के नीचे और जमीनी डेटा केबल बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक केबल की कहानी नहीं है, ये बदलते गठजोड़ों की कहानी है। सऊदी अरब अब खुलकर सीरिया को आगे ला रहा है और इजरायल से दूरी बनाता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया है। भारत पर लगा 18% रेसिप्रोकल टैरिफ भी अब अवैध घोषित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद को है। इससे पहले ट्रंप ने टैरिफ पर सुनवाई को लेकर कहा था कि अगर केस हारे तो देश बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट का यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और इस फैसले से ट्रंप का रोना धोना शुरू हो सकता है। दरअसल अप्रैल 2025 में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए दुनिया के कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिए थे। टैरिफ का मतलब होता है कि किसी देश से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि वो महंगा हो जाए और घरेलू कंपनियों को फायदा मिले। दोस्तों, कोर्ट के आदेश से ट्रंप के सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ
अलग कानूनों के तहत लगाए गए थे, इसलिए वो अभी भी लागू रहेंगे। हालांकि 2 बड़े कैटेगरी के टैरिफ पर रोक लग गई है। पहली कैटेगरी रेसिप्रोकल टैरिफ की है, जो ट्रंप ने अलग अलग देशों पर लगाए थे। इसमें चीन पर 34% और बाकी दुनिया के लिए 10% बेसलाइन टैरिफ तय किया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद ये टैरिफ अमान्य हो गए हैं। दूसरी कैटेगरी 25% टैरिफ की है, जो ट्रंप ने कनाडा, चीन और मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान पर लगाया था। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि इन देशों ने अमेरिका में फेंटेनाइल की तस्करी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कोर्ट के फैसले ने इस 25% टैरिफ को भी निरस्त कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच ईरान को लेकर तनातनी की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने अमेरिका की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें उसने ईरान पर संभावित हमले के लिए ब्रिटिश सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से साफ कह दिया कि ब्रिटेन हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया या ग्लोस्टरशायर की RAF फेयरबोर्ड बेस को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को चिंता है कि बिना साफ कानूनी आधार के किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल होना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने ब्रिटेन की उस योजना से समर्थन वापस ले लिया जिसके तहत ब्रिटिश इंडियन ओशन ट्रीटी की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की बात चल रही थी। अमेरिका अगर किसी ब्रिटिश संप्रभु सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करना चाहता है तो उससे पहले ब्रिटेन की मंजूरी लेनी पड़ती है। यही वजह है कि यह मामला दोनों देशों के रिश्तों में हल्का तनाव पैदा कर रहा है। वैसे ईरान पहले ही कह चुके हैं कि चाहे जिस अड्डे से ईरान पर हमला किया जाए, हम उस अड्डे को तबाह कर देंगे, चाहे वो किसी भी देश का हो। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जापान के एक शहर को उसके पुराने होते वाटर सिस्टम को ठीक करने के लिए बड़ा दान मिला है। शहर को 21 किलो की सोने की ईंटें दी गई। करीब 56 करोड़ येन यानी 36 लाख अमेरिकी डॉलर कीमत की ये सोने की ईंटें पिछले नवंबर को एक ऐसे डोनर ने दी थी जो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता है। ओसाका के मेयर हिदेयुकी योकोयामा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। योकोयामा ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, पुरानी हो रही पानी की पाइपलाइनों से निपटने के लिए भारी निवेश की जरूरत होती है, इसलिए मेरे पास आभार व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं है। योकोयामा ने कहा कि ये राशि हैरान कर देने वाली और शब्दों से परे है। उन्होंने ये भी बताया कि इसी डोनर ने इससे पहले म्यूनिसिपल वाटर वर्क के लिए 5 लाख येन नकद दिए थे। करीब 30 लाख आबादी वाला ओसाका जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख कॉमर्शियल हब है और देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। लेकिन कई अन्य जापानी शहरों की तरह ओसाका की पानी और सीवरेज पाइपलाइन भी पुरानी हो चुकी है। इससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही। शहर के जल विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में ओसाका की सड़कों के नीचे पानी की पाइपलाइन में रिसाव के 90 से अधिक मामले दर्ज किए गए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।